जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? यार आज जो चैप्टर हम लोग बात करने वाले हैं भाई साहब फेमा। सर क्या बात कर रहे हो? हम लोग फेमा पढ़ने वाले हैं। हाँ, और फेमा तो ज़िंदगी में इतना ज़रूरी है, फेमा भाई ईसीआईएल वाले बच्चों के लिए इतना ज़रूरी है जितना कि साँस लेना। हाँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा पेपर जो है वो फेमा अकेला ले जाता है। अकेला हाँ, अगर मैं बात करूँ तो भाई मेरे लिए शुरू के 7 चैप्टर जो आपके हैं, चाहे आप उसे बेसिक्स ऑफ फेमा कहिए, आप कहो एफडीआई, आप कहो ओडीआई, आप कहो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि पूरा चैप्टर ही अमेंड हो चुका है। उसके बाद आप कहो ओडीआई, आप कहो सर मेरे साथ एसईजी, आप कहो एफसीआरए, कुछ भी बोलो, सारी चीज़ें फेमा में ही आती हैं और इकलौता फेमा अगर मैं देखूँ देवियों और सज्जनों तो 40 नंबर का पेपर में आएगा ही आएगा। 40 मार्क्स का फेमा आएगा। शुरू के 7 चैप्टर 40 नंबर यानी कि 40 के आएँगे ही आएँगे। और इसी के साथ देवियों और सज्जनों बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना, क्योंकि अगर इसको नहीं लगाया तो कैसे होगा झिंगा लाला और इसको लगा डाला तो झिंगा लाला। यार सर अब हम ये 4 टॉपिक्स जो आपकी बुक के हिसाब से इनिशियल 4 टॉपिक्स हैं, उनको कवर करेंगे। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि ये लोग अपनी फॉर्म से आउट होके पेपर में 4 नंबर के दिखे हैं। ऐसा भी हुआ है कि हो सकता है एक आधा चैप्टर ना दिखे। जैसे जून 2022 के अंदर आपको इस चैप्टर नंबर 2 यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एफडीआई पॉलिसी से आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं दिखा था। ऐसा क्या? हाँ, बट उसके बाद ठीक भाई ने बाउंस बैक करा और 9 नंबर का पेपर में आ गया दिसंबर 2022 में पिछले अटेम्प्ट में 8 नंबर। तो मैं मान के चलता हूँ कहीं न कहीं ये 10 मार्क्स का आज की क्लास में, ये 9 मार्क्स का आज की क्लास में, या मैं कहता हूँ चलो कम ले लो 4 मार्क्स का, ये भी 4 मार्क्स का ले लेता हूँ और ये लगभग ले लेता हूँ 2 मार्क्स का। तो आज की क्लास में भी हमेशा से ही 20 नंबर के टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं और आपकी रिवीजन को फटाफट से और बूस्ट अप करने वाले। बच्चे की ना ठीक-ठाक चल रही है तैयारी, ठीक-ठाक नहीं, बहुत बढ़िया चलाएँगे देखो अभी। ये ना सर अब आता हूँ मैं मुद्दे की बात पर। इसमें से क्या फेमा के अंदर नहीं आता है? पहला पड़ाव, पहला क्वेश्चन देगी और सज्जनों ये बताइए इसमें से क्या फेमा में इंक्लूड नहीं होता? सर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांज़ैक्शन तो आती है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, एडजुडिकेटिंग ऑफ ऑफेंसेस एंड अपील प्रोविजन यानी कि फेमा में अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए सज़ा भी होगी, पेनल्टी भी लगेगी, फाइन भी लगेगा, ये सब भी आता है। कह रहे सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़ एंड देयर फंडिंग ये नहीं आता, ये किसके साथ आता है? ये तो नवनी मैम पढ़ाते हैं ना, कंपनीज़ एक्ट में, यस। तो दिस इज़ द राइट आंसर, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड, इसका यहाँ कोई लेना-देना नहीं है। आपने कंपनी बनाई है, फेमा कहता है मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी आऊँगा, जैसे फेना कब आएगा जब कपड़े धोने होंगे, फेमा तब आएगा जब फ़ॉरेन एक्सचेंज की बारी होगी। क्या अब यहाँ पर इनमें से कौन-सी डेफ़िनेशन के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कैश को? अब भाई कैश 2 तरीके से होता है, या तो आपके पास पैसा ही पैसा हो, नोट, है ना? बैंक नोट हो आपके पास, सर आपके पास 100 का नोट है, 200 का नोट है, 500 का नोट है। और आपके पास सिक्के हैं, छन 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 शोर मचाते हैं सिक्के। ऐसे ही मनी, कैश, करेंसी नोट्स या बैंक बैलेंस, इनमें से क्या कैश की फॉर्म में इंक्लूड होता है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ आई मीन कैश की अगर मैं बात करूं, कॉइन्स और बैंक नोट्स किसकी डेफिनेशन में आते हैं? सर मनी, कैश, करेंसी नोट सर। क्यों? सर करेंसी नोट इकलौता है इस मामले में जो डिफाइंड है फेमा में, बाकी और कोई डिफाइंड नहीं है मित्रों। अगली बात पे आता हूं, इनमें से किसकी डेफिनेशन में लिखा गया है एज टू मीन फॉरेन करेंसी, जिसमें हम डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस, पेबल इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज और जो भी इंडियन करेंसी में हमने ड्रॉ किया है उसको हम यहां पर इंक्लूड करते हैं। क्या सर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, फॉरेन लोन, फॉरेन सिक्योरिटी, इनमें से क्या? मैंने कहा फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन है यार ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन है दोस्तों। जब आपने सेक्शन नंबर 2 और साथ में क्लॉज ओ पढ़ा होगा वहां पर आपको, सॉरी क्लॉज एन पढ़ा होगा, ओ नहीं एन, वहां पर ये डेफिनेशन थी और डेफिनेशन में से मजे की बात ये है बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, सीधा सीधा जवाब दो और नंबर पूरे लो। ओके, तो सर टॉपिक भी अब सर बढ़िया टॉपिक पे चलते हैं ना। अच्छा चलो, ये और बताओ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, इनमें से व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन सेक्शन 2U ऑफ फेमा? 2U ऑफ फेमा में क्या इंक्लूड नहीं होने वाला है? सर क्या नहीं इंक्लूड होगा? हाँ, अगर हम लोग 2U की बात करते हैं तो 2U क्या कहता है? बच्चा पहले ही परेशान हो जाएगा, पता नहीं 2U क्या है? सर पर्सन की डेफिनेशन आती है इसमें, सेक्शन 2 क्लॉज यू। ओह ऐसा क्या?
हाँ, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी और फर्म। सर ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड। आप ऑप्शन ई बनाकर ऑल ऑफ द अबव लिखोगे तो दैट इज द राइट आंसर। ये एक ट्रिक क्वेश्चन था, यही आपका जवाब है। ये सब के सब इंक्लूड होते हैं। एग्जामिनर ऐसा तंग नहीं करेगा, ऐसा तंग सिर्फ मैं ही करूंगा। दिमाग लगाने पे थोड़ा सा मजबूर करूंगा, पर कोई बात नहीं, चलता है। अगली बात पे आता हूं सर। अब जैसे क्या है, हमारे एक दोस्त हैं बहुत बढ़िया, आपके साथ पढ़ाते हैं। उनके घर में एक शादी थी, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया, अच्छा नहीं लगा मुझे। तो अब जुगनू की शादी हो गई बिजली के साथ। सर जुगनू कहाँ है? मेरा दोस्त जुगनू कहाँ गया? छुट्टियों पे गया है, लगता है दिवाली की छुट्टियों पे गया था, अभी तक आया नहीं है। जुगनू ने जाकर दिवाली पे शादी कर ली बिजली से, और उसके बाद वो अपने हनीमून वेकेशन के लिए मालदीव चले जाते हैं। वहां पर जाते हैं, और अब वहीं पर भाई आजकल वर्क फ्रॉम होम है, तो अब जुगनू और बिजली क्या कर रहे हैं? मालदीव से ही काम कर रहे हैं। एक आइलैंड ले लिया, वहीं पर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। ओ, वहीं से काम कर रहे हैं, ओके। कह रहा सर कब वापस आएंगे? घर वाले बोल रहे हैं वापस कब आओगे? चिट्ठी भेज भेज के घर वाले परेशान है। कह रहे सर अभी तो नहीं पता वापस कब आएंगे। मैंने कहा ओके। विल दे बी कंसिडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया? क्या जब हमने ये डेफिनेशन देखी सेक्शन 2 क्लॉज बी में, क्या वो डेफिनेशन में कंसिडर्ड होंगे? क्या वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया आज हैं? यस। क्यों सर? क्यों? देखो, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, तो आपने 182 डेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इनकम टैक्स भी है जिनकी दीवानी, राम है उनका राम केसवानी, आया होगा, उन्होंने बताया होगा कि बेटा आपको 182 डेज अगर आप पिछले साल में यहां हो तो ही हम लोग कंसिडर करेंगे कि आप रेजिडेंट इन इंडिया हो। रेजिडेंशियल स्टेटस आपने टैक्सेशन का पढ़ा। पर उस डेफिनेशन में से दो लोगों को बाहर कर दिया गया स्ट्रेट अवे। कौन? जो पहला इंसान जो नौकरी के लिए इंडिया के बाहर गया है। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो इंडिया के बाहर चले जाएंगे नौकरी पे। सर हम कंपैरेटरी जाएंगे क्या? जा सकते हैं, जा सकते हैं। आप किसी बिजनेस के लिए, किसी वेकेशन के लिए बाहर चले गए तो भी सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको हमने एक्सक्लूड कर दिया, पर फिर भी आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन में आओगे। ठीक है, ठीक है सर। अब ऐसे ही कोई और इंसान बाहर से इंडिया में आ रहा, कह रहा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब वरुण नाम का मेरा एक दोस्त है, वरुण का क्या हुआ, उसकी कंपनी में प्रमोशन हो गया और कंपनी ने उसे यूएस भेज दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब भाई जाया गया है और जो बाइडेन के साथ काम कर। अब वो इंडिया में अपने परिवार के साथ रहता था और परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं है। अब वहां से वो पैसा भेजता है इंडिया में, क्यों? ताकि उसके बच्चों की पढ़ाई चलती रहे। ओके, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो वहां से पैसे भेज रहा है। ये क्या टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है दोस्तों? क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? ये बता दो मेरे को, बस सिंपल सा फंडा बताओ जी। सर ये करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये तो कोई लेना देना नहीं है। विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जब उसने पूछा तो दो में से ही कोई आंसर है मेरा। अच्छा सर ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, क्यों, कब, कहां, कैसे? देखो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको बड़ा सिंपल सा फंडा बताया गया था। ओके, तो देखो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर हमने शेड्यूल 3 के बारे में पढ़ा है। वहां पर आपने प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ा है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर 2,50,000 यूएसडी यानी कि डॉलर्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें, अब अगर मान लो भाई कल को तुम्हारी शादी होगी, घूमने जा रहे हो तुम कहीं, ठीक है, प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री, नेपाल भूटान छोड़कर, कोई गिफ्ट डोनेशन, आप बाहर जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, इमिग्रेशन के लिए, कोई आपके बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स इंडिया के बाहर रहते हैं, आप उन्हें पैसा भेज रहे हो, बिजनेस के पर्पज के लिए या मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, बाहर चेकअप करवाने के लिए आप जा रहे हो, कह रहे मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड के लिए जा रहे हो, बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो, कोई और किसी तरीके की करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है तो अलाउड है। वाइस वर्सा भी हो जाएगा कि वो भाई यहाँ पैसा भेज रहा है तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। कह रहे सर अब क्या आपका आंसर सेम रहेगा अगर वो इंडिया में पैसा भेज रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज पेरेंट्स, क्या वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है? हाँ यार, तब भी वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही है भाई। ओके, बस ध्यान रखना कि अगर इंडिया से बाहर जा रहे हो तो फंडा अलग है। कह रहा है अब इनमें से कौन से हालातों के अंदर, कौन सी सिचुएशन में मित्रों विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है? प्रोहिबिटेड है। स्ट्रेट अवे क्या है? प्रोहिबिटेड है, मना है अंडर रूल 3। कह रहा कब मना है? कह रहा साफ साफ मना है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको मना कर दिया गया कि देवियों और सज्जनों यहां से पैसे नहीं निकाले जा सकते। ठीक है, आप इंडिया के बाहर गए, आपने जाके लॉटरी खेल दी सर, लॉटरी खेल दी, कसिनो खेल दिया, लॉटरी खेल दी, कसिनो इज अ टाइप ऑफ लॉटरी।
ठीक है, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी प्रोसीडिंग्स, कॉल बैक सर्विस ऑफ टेलीफोन, कॉल बैक सर्विस ऑफ टेलीफोन 2 बार लिख दिया, नहीं करना था ना ऐसा, गलत कैसे हो गया यार, अभी ठीक कर देते हैं, लो हो गया ठीक। ऐसा क्या है? जादू, जादू कर देता हूँ। जादू कर देते हो तो बताओ पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? नहीं, नहीं, ये नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट बता सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बता सकता हूँ, हर बार बताता हूँ, इन चैप्टर्स को छोड़ के मत जाना जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। यार अब अगर आप मान लो किसी को सर कमीशन दे रहे हो, किस बात की? एक्सपोर्ट की, टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहां पर होने जा रही है? कह रहा सर आपके ही किसी जॉइंट वेंचर में या आपकी किसी होली ऑन सब्सिडरीज में जो इंडियन कंपनी की इंडिया के बाहर सब्सिडरीज हैं। क्या ऐसा है? इन्फोसिस की है, टाटा की है, रिलायंस की है, हर एक कंपनी की भाई इंडिया के बाहर दुनिया जहान की इनकी सब्सिडरीज है, वहीं से धंधा चल रहा है। जैसे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं अलग 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 लेवल पर, ऐसे ही आपका हर एक स्टेट में बिजनेस होता है, इंडियन कंपनीज आगे जाके सब्सिडरी बना देती हैं। मैकडॉनल्ड्स का अपना हेड ऑफिस तो यूएस में है, पर बाकी सब जगहों पे क्या है? सब्सिडरी बनाई हुई है। कह रहे सर तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बेटा अगर कोई भी ऑल ऑफ द अबव डालेगा, सर बता दिया है आपने, समझ आ गया है हमारे को कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। कह रहा अब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी जरूर हैं जिनमें आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ती है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेराज कुछ ट्रांजैक्शंस में आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर कह रहा है वो वाली ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं? मैंने कहा पहली बात तो अगर हम लोग बात करें तो सर आपके पास जो शेड्यूल 3 है, ठीक है, शेड्यूल 3 में आपने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा है। ओके सर, अब इसके अंदर एक और फंडे को समझो। कह रहा अगर आपके पास जो फंड्स हैं वो आपका अकाउंट होता है एक RFC अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, अगर यहां से पैसा भेज रहे हो तो स्ट्रेट अवे नो अप्रूवल, तो आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। नहीं तो शेड्यूल 3 में अगर आप आ गए, आप यहां से पैसा भेजते जा रहे हो और आप स्ट्रेट अवे एक्सीड कर जाते हो $2,50,000, देन यू नीड अप्रूवल, तब आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ती है सर। ओके, सो दिस वाज मोर फॉर योर नॉलेज इटसेल्फ। शेड्यूल 3 के अंदर आपके पास फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल भी है और फैसिलिटीज स्ट्रेट अवे फॉर पीपल अदर देन इंडिविजुअल भी है। लिमिट वहां पर स्ट्रेट अवे सर आगे जाकर क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। ठीक है, डबल हो जाती है, इसका डबल कर दूंगा, डबल भी नहीं उल्टा और ज्यादा, वहां तो शायद 5, शायद नहीं, $5 मिलियन की लिमिट है। तो ये क्या है? दिस इज स्ट्रेट अवे फॉर इंडिविजुअल। अगर ये लिमिट एक्सीड करेंगे तो ही आपको पैसा और भरना पड़ेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ दोस्तों ने क्या करा भाई, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा यार गोवा चलते हैं, गोवा चलते हैं। जब मेरा बैच लॉन्च हुआ तो मैंने और गब्बर सर ने, राम केसवानी सर ने, हम सब ने सोचकर बनाया कि भाई हम गोवा चलेंगे, गोवा चलेंगे। अब ऐसे ही ये कहते हैं गोवा नहीं, बाली चलते हैं, थाईलैंड चलते हैं। क्या हमारे को फेमा के अंदर कोई अप्रूवल लेने की जरूरत है? सर फेमा के अंदर अप्रूवल लेने की जरूरत आपको पड़ेगी। अब मैं घूमने जा रहा हूं दुबई, मेरे को गब्बर सर का फोन आता, सर आप दुबई ले चलता हूं आपको, क्या मुझे आरबीआई से पूछना होगा? सर नहीं। डू दे नीड एनी अप्रूवल? नो, अनलेस आप $2,50,000 से ज्यादा खर्चा नहीं करते अगर वहां पर, तो चलेगा सर। ओके, ओके, कह रहे सर अब ऐसे ही, अब अगर हम लोग इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं तो क्या ये आंसर सेम होगा? यस, द आंसर विल रिमेन सेम, फिर से हमारे को कोई दिक्कत नहीं है $2,50,000 तक। कह रहे सर अगली बात पर लेकर आता हूं। एक कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट की गई जिसका नाम है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मतलब एबीसी लिमिटेड। ये कुछ पैसा देना चाहते हैं, किस बात पे सर? कहां पर पैसा देना चाहते हैं भाई? इन्होंने कहा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों को पढ़ाता है और वहां पर चेयर्स की कमी है। इन्होंने कहा वहां पर चेयर बनवा देंगे यार, हम कुछ पैसा दानवान कर देते हैं। भाई इंडियन लोग हैं, हम हिंदू भाई, सीधी बात है, भारतीय लोग हैं भाई, बड़ा भरोसा करते हैं, बड़ा हम लोग दानवान में बहुत आगे रहते हैं। हाँ, तो कह रहा सर डू दे नीड योर गाइडेंस ऑन हाउ मच मनी कैन बी डोनेटेड? अब आप बताओ कितना पैसा वो आप स्ट्रेट अवे डोनेट कर सकते हैं, और पहले ये बताओ सर कि इसमें से आरबीआई अप्रूवल चाहिए होगा क्या? मैंने कहा देखो पहली बात तो आपके पास जो कंडीशंस है एज पर शेड्यूल 3, आपने पढ़ा है फैसिलिटीज विच आर ऑफ पीपल अदर देन इंडिविजुअल। तो बेटा फंडा स्ट्रेट अवे निकल कर आता है कि आपको 1% ऑफ फॉरेक्स अर्निंग्स 3 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 3 सालों की एवरेज निकालूंगा, और ₹5 मिलियन, सॉरी
$5 million बोल दिया, $5 million, रुपीज नहीं, वट एवर इज लेस, अगर आप यहां तक जा रहे हो सर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, यहां तक जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट क्रॉस कर जाओगे जैसे ही तो सर यू नीड दैट नीड्स टू बी डन विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ओके, ठीक है, आगे चलें सर। अदर देन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द चेयर्स कंट्रीब्यूशन, अदर देन इंडिविजुअल रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल, इतना कर रहे हो चलेगा। लिमिट पार कर जाओगे तो क्या करना, फटाफट स्ट्रेट अवे, एज ऑफ नाउ क्या कितना पैसा, इतने तक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्ट्रेट अवे अभी सर ये आपकी लिमिट है और ये आपका आंसर है कि अभी तो आप स्ट्रेट अवे प्रोसीड कर जाओ, कोई झंझट वाली बात नहीं है। सर फॉरेक्स से अर्निंग ही नहीं है तो चुप रहो। अब अगली बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। एलआरएस स्कीम क्या है, फिर से एक स्कीम है जिसके चलते कि भाई यहां पर हम ऑथोराइज डीलर्स को अलाउ करते हैं और वो हमारे रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को स्ट्रेट अवे अप टू एन अमाउंट ऑफ 2,50,000 यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर आप इतना खर्चा कर सकते हो। एलआरएस स्कीम के चलते आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं। हाँ, जाते हैं सर। सर मैंने तो एसआर के सुना हो, तुमने रजनीकांत सर के बारे में सुना हो, अभी छोड़ो, रैपिड रिवीजन है। कह रहे सर अब एक बात बताओ, प्राइवेट विजिट पर इतना खर्चा कर दूं क्या, गिफ्ट डोनेशन दे दूं, मैंने कहा गिफ्ट डोनेशन तो दे सकते हो। कह रहे बिजनेस ट्रिप पर जा सकते हो, मैंने कहा जा सकते हो। कह रहे सर प्राइवेट विजिट पर जा सकता हूं क्या, मैंने कहा जा सकते हो। आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव। कह रहे एलआरएस स्कीम में आप प्राइवेट विजिट इंक्लूड कर सकते हो, सर घूमने जा रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। गिफ्ट डोनेशन इंक्लूड कर सकते हो, बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो इंक्लूड कर सकते हो, इमिग्रेशन के लिए इंक्लूड कर सकते हो, मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव्स अब्रोड के लिए इंप्रूव कर सकते आई मीन इंक्लूड कर सकते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट है बाहर आपका, कोई बिजनेस ट्रिप आपकी बाहर है। कह रहा सर स्ट्रेट अवे बाहर पढ़ने जा रहे हो तो भी हाँ, 2,50,000 यूएस डॉलर तक कोई दिक्कत नहीं। सर अच्छा, अब हमारे सुनील सर हैं, सुनील केसवानी सर। सुनील सर ऑलरेडी एक सीए हैं और वो सीए सीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। बहुत पैसा है सर के पास और सर चाहते हैं कि मैं अपने पैसे को गूगल में इन्वेस्ट कर दूं। है, गूगल में लगा सकते हैं सर, गूगल में लगा सकते हैं। सर ने बताया कि हम एप्पल कंपनी में भी पैसे लगा सकते हैं। ओह सर फिर तो मजा आ जाएगा। एक शेयर पता है कितने का है सर, टेस्ला में लगा दूंगा मैं। मेरे लाल तो कहीं भी पैसा लगा दे, फिलहाल मेरे को सिर्फ इतना बता कि क्या ये प्राइवेट, ये जो ट्रांजेक्शन है, जो सुनील सर के पास इतने पैसे हैं, ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। सर इट इज स्ट्रेट अवे अ करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, शेयर्स खरीद रहे हो आप शेयर्स खरीद रहे हो, क्या है ये। सर करंट अकाउंट तो नहीं लग रही है, कैपिटल अकाउंट लग रही है, क्या लॉक करूं जल्दी बताओ। सर करंट अकाउंट तो नहीं है, क्यों करंट अकाउंट क्यों नहीं है सर, क्योंकि ना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर। अरे अच्छा अच्छा, तो ये है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। पहला ये कि जब बाय अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जिसमें हम स्ट्रेट अवे इंक्लूड करते हैं कि अगर कोई भी इंडियन इंसान फॉरेन सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है, आप फॉरेन करेंसी लोन लेकर आते हैं, आप किसी भी तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर आपके पास है उसे ट्रांसफर करते हैं, किसी इंसान को गारंटी दे देते हैं जो कि इंडिया के बाहर है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर करेंसी नोट्स को होल्ड करते हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं, $2,500 तक, $2,000 तक, $2,000 या $2,500 ऐसा कुछ है। लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लेते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स आपके पास हैं, और विच आर उसके अलावा टेकिंग ऑफ आउट इंश्योरेंस पॉलिसी बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, और इंश्योरेंस कंपनी कहाँ की है, इंडिया के बाहर की है सर। यार ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान इंडिया के अंदर है और वो ऐसी फैसिलिटीज लेता है। तो कह रहे सर अब क्या आपका आंसर सेम होगा अगर सुनील सर ने बैंक से, कौन सा, बैंक ऑफ अमेरिका से उठाकर कोई लोन ले लिया। सर बैंक ऑफ अमेरिका से, हाँ अभी बताया ना, इफ एनी लोन हैज बीन टेकन, लोन और ओवरड्राफ्ट बोरोइंग्स बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम अ पर्सन और अ ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया। ओ सर अब क्या करेंगे, बाहर से लोन ले लो या बाहर लोन दे दो, दोनों ही तरीके से यस द आंसर विल रिमेन सेम, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ओके, ये दो तरीके से देखी जाती है, अभी आपने सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा है। कह रहा सर इसमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे को आरबीआई का अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। मैंने कहा अच्छा,
इनमें से कौन से रेमिटेंस के चलते हमारे को आरबीआई अप्रूवल नहीं चाहिए होगा? सर देखो, प्रायर अप्रूवल, एडवांस में अप्रूवल लेना है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना, नॉट लिखा है या नहीं। कह रहा सर अब एक और चीज, अगर आपका जो रेमिटेंस है, पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेमिटेंस अगर आपका 1 मिलियन US डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा हो जाता है, चाहे उसके बदले में आपको सर लेगेसी से पैसा आ रहा है, बिक्वेस्ट से आ रहा है, या इनहेरिटेंस से आ रहा है इंडिया के बाहर से, और स्ट्रेट अवे आपके एनआरओ अकाउंट से पैसा आपको आ रहा है, आपने कोई एसेट बेच दिया, या तो कोई आपको एसेट कोई इनहेरिटेंस से, आप भाई हैं जो बाइडेन के दामाद हूँ, मान लेते हैं जो बाइडेन का दामाद मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपनी शक्ल देखिए सर अपने, मेरे सपने में तुम्हारे को दिक्कत है, मैं सपना देख रहा हूँ इतना अमीर, उसमें भी टांग अड़ा दो तुम लोग। देखो, अब वहां पे क्या हुआ, जो बाइडेन भाई साहब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, सर भाई साहब नहीं ससुर जी, अरे छोड़ो यार, कोई भी एक बंदा बहुत अमीर है इंडिया के बाहर, ठीक है, उसका मैं दामाद लगता हूँ, वो बेचारा मर गया और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मुझे दे गया, इनहेरिटेंस या लेगेसी, इसके चलते पैसा मिल रहा है सर, $1 मिलियन से ज्यादा मिला तो भी आपको अप्रूवल चाहिए। अच्छा, डज नॉट रिक्वायर रेमिटेंस ऑन अकाउंट ऑफ लेगेसी लेस देन $1 मिलियन, सर यही है, $1 मिलियन से कम है बेटा, कभी भी ऐसे भागते नहीं। अगले क्वेश्चंस का आंसर जरूर पढ़ लेते हैं। मोर देन $1 एनआरओ अकाउंट से पैसा आ रहा है, इनहेरिटेंस से आ रहा है, इन सब पे चाहिए सर। मोर देन $1 मिलियन है, यहाँ पर लेस देन $1 मिलियन है, यस, ये तीनों पॉइंट्स में आपको अप्रूवल चाहिए हो, बस ध्यान रखना, इफ दैट इज मोर देन $1 मिलियन, इन दोनों सिनेरियोज के अंदर लिमिट रिमेन सेम, जहां भी $1 मिलियन से कम की बात हो जाएगी तो लॉ कह रहा है मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहा है सर अब एक और चीज जो बच्चों ने बहुत बार पूछा भी, कि सर मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज है, मैं अपने घर में कितने अमेरिकन डॉलर रख सकता हूँ, कईयों को शौक होता है ना, तेरा भाई बाहर घूमने गया था, तेरा भाई घूमने गया था, देख रहा है डॉलर, हाँ कितने रख सकते हैं? How much money can be retained by a person resident in India in form of foreign banknote, foreign currency? सर $2000, उससे ज्यादा नहीं, फाइनल आप इससे ज्यादा नहीं रख सकते। आगे चलता हूँ। कह रहा सर जिस भी फॉरेन एम्बेसी, डिप्लोमेट, कंसुलेट जनरल, वो इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं क्या? अगर मान लो हमने बहुत बार सड़कों पे नीली नंबर प्लेट वाली गाड़ियां देखी हैं, फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसडर्स की हम लोगों ने बात करी है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में प्लांटेशन एग्रीकल्चरल की छोड़कर अपना कोई ऑफिस खरीदना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं, क्या सर वो खरीद सकते हैं? हाँ सर खरीद सकते हैं। क्या उन्हें इस चीज के लिए कोई अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा? क्या उन्हें पहले आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, या सर सीधा सीधा ले लें, क्या ही दिक्कत है? बताओ सर, इंडिया में प्रॉपर्टी क्या उन्हें पहले क्लियरेंस या एनओसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहिए, और पेमेंट नॉर्मल बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए, ट्रू या फॉल्स? जल्दी बताओ यार। सर ट्रू, ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर कोई भी फॉरेन एम्बेसडर है, डिप्लोमेट है, कंसुलेट जनरल है, इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीदने आता है, तो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट, जहाँ पे हमने बात करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर मेरे दोस्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आपको पहले परचेज या सेल जो भी कर रहे हैं उसकी परमिशन आपको चाहिए होगी, और उसके बाद अगली बात यह है, जो भी आपकी कंसिडरेशन है वो अब्रॉड से इंडिया है तो थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, ऐसा नहीं हवाला से तुमने पैसा दे दिया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं सर। ये हवाला क्या होता है बात करेंगे कभी किसी सिनेरियो के अंदर, अभी नहीं, अभी हम लोग रैपिड में हैं, रैपिड रेल से भी तेज चलेंगे सर, यस यस। चलो सर, चलो अब एक और चीज पे आते हैं, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अपील फाइल करने के बारे में। हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, सर अपील के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हाँ ठीक है, अपील कर लेते हैं। अपील आपके पास कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 17, ठीक है, अंडर सेक्शन 17 कोई भी अथॉरिटी आपके पास है, और उस अथॉरिटी से आप खुश नहीं है, आप कहते हैं इसने मेरे को मारा, अपील आप स्पेशल डायरेक्टर के पास फाइल कर सकते हैं। वो अपील कितने टाइम में आपको फाइल करनी होती है, ठीक है? व्हाट शुड बी द टाइम लिमिट टू फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 17? Can I say straight away the time limit has been specified as 45 days, 4545, ओके। चलते हैं आगे। कह रहा सर यही सिनेरियो अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल का निकल कर आ जाता है, मैंने कहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपको अपील फाइल करनी होती है। अच्छा ओ सॉरी, एस्टैब्लिशमेंट की बात मैं कर रहा था, यहाँ पर भी आपके पास जो अपील का टाइम है दैट रिमेन सेम एज 45 डेज। अरे किधर गया यार, यही तो लिख कर रखा था, हाँ सेम एज 45 डेज यार, सेक्शन 17 हो तो क्वेश्चन क्यों बना दिया, इसीलिए बना दिया ताकि परेशान ना हो और सेम तरीके से याद रखो।
क्या सर अगर हम लोग कभी भी बात करते हैं आरबीआई के बारे में, हाँ ठीक है आरबीआई के बारे में बात करनी चाहिए। आरबीआई के अंदर एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, हाँ ठीक है। उनको कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है? फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। ओह, आरबीआई के सारे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे आर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस आरबीआई मिलकर ये खुद काम करते हैं। ओह! इसके अलावा आपके पास ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी होते हैं, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी होते हैं। ऑफिशियल डायरेक्टर्स में आपके पास गवर्नर हैं और डिप्यूटी गवर्नर्स भी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिप्यूटी गवर्नर आप रख सकते हो और उसके अलावा नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, 10 डायरेक्टर अलग-अलग फील्ड से, अलग-अलग गवर्नमेंट से, सॉरी अलग-अलग गवर्नमेंट से कह रहा हूँ, अलग-अलग फील्ड से और 2 सरकारी ऑफिशियल्स। अदर्स की अगर मैं बात करूँ सर, लोकल बोर्ड से चलते हुए 4 डायरेक्टर वहाँ से भी हो सकते हैं। इनमें से आरबीआई क्या एक काम नहीं करता है? इनमें से आरबीआई के फंक्शंस में क्या नहीं आता? सर कह रहे सर फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर और सुपरवाइजर है सर। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल है सर। ठीक है। डेवलपमेंट का रोल सर, मैंने कहा बिल्कुल है। कह रहा लीगल एंड कंप्लायंस अथॉरिटी, कह रहा सर ये भी तो है। चेक करता रहता है कि बैंक सही से काम कर रहा है, चेक करता रहता है। पर किताबी ज्ञान की अगर मैं बात करूं तो ये आपके फंक्शंस में लिखा हुआ नहीं है। इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ के चलना है कि भाई मान लिया ये चीजें हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, पर दिमाग को खोल कर चल। यार ठीक है, अब इसके अंदर सर अब आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, एफडीआई चैप्टर पे आपके आ चुके हैं, फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसी। इनमें से क्या एक एलिजिबल इन्वेस्टी है? इन्वेस्टर, इन्वेस्टी। आपने कहा सर मैं आपका आपका मैं फिजिक्स वाला, मैं सर 20 करोड़ रुपए लगाना चाहता हूं। आप इन्वेस्टर हैं और फिजिक्स वाला क्या कहेगा? ई आइए आइए, बहुत बढ़िया आइए। ठीक है, शार्क टैंक में अश्नीर ग्रोवर इन्वेस्टर हैं और आने वाले लोग इन्वेस्टी। इनमें से कौन सी जगह पर पैसे लगाए जा सकते हैं और नहीं लगाए जा सकते? क्या ना सर इसमें तो अपडेट आई है ना, बहुत सारी अपडेट्स हैं, उन अपडेट्स पे भी क्वेश्चन बनाया। कह रहा सर इन्वेस्टमेंट व्हीकल, अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल आपने क्रिएट कर दिया। सर एलएलपी में, ट्रस्ट में, इंडियन कंपनी में, चलो एक बार टॉपिक बता देता हूँ फटाफट से। सर इंडियन कंपनी में पैसा लगा सकते हो, पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगा सकते हो, उसकी कुछ कंडीशन जरूर है। कह रहा सर ओके, एलएलपी पे पैसा लगा सकते हैं, ट्रस्ट पे पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट व्हीकल में पैसा लगा सकते हैं, स्टार्टअप कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। तो जवाब क्या हुआ मित्रों? तो जवाब ये हो गया है ऑल ऑफ द अबव। हाँ, इनकी कंडीशन जरूर है, उनको मत भूल जाना। एंट्री के लिए 2 रास्ते आपके पास हमेशा से रहते हैं, एक होता है अप्रूवल और एक होता है ऑटोमेटिक। एक होता है सर जिसमें पूछ कर आना है, मे आई गो टू वॉशरूम में, कुछ इस तरीके से आपको परमिशन लेनी होगी और कुछ जगहों पर परमिशन नहीं लेनी होती है, स्ट्रेट अवे आपको एंट्री मिल जाती है। देखो, अब एक और चीज कह रहा सर, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखकर डरना मत। नॉन रेजिडेंट इंडियन कैन इन्वेस्ट इन कैपिटल ऑफ अ फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न, मतलब पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा है। यस, स्ट्रेट अवे किस पर? नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पर उसके अंदर कुछ शर्तें होती हैं, तो आपको ये बताना है इनमें से क्या एक कंडीशन नहीं है। सर ये तो मुश्किल हो गया, दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बच्चों वाले क्वेश्चन बनाकर दे दूं तो रैपिड रिवीजन का फायदा नहीं है। देखो, सबसे पहली बात, अमाउंट इज इन्वेस्टेड स्ट्रेट अवे। सर आप पैसा कहां से लाए हो? इनमें से किसी एक अकाउंट के पैसे लाए हो और जो एक ऑथोराइज डीलर के पास बना हुआ है। ठीक है सर, सही कंडीशन है। ठीक है। जो फर्म या प्रोप्राइटरी कंसर्न है, आप एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन जगहों पर पैसा नहीं लगा सकते, रियल एस्टेट में नहीं लगा सकते, उन सेक्टर्स के लिए हमने मना किया हुआ है। कह रहा ठीक है। कह रहा सर अब जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो रिपैट्रिएशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, या तो वो रिपैट्रिएशन के लिए अवेलेबल होगा। कह रहा सर वो कभी भी रिपैट्रिएशन के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो ये कंडीशन आपकी ठीक नहीं है। ये कंडीशन, ये आपका जवाब है और यही कंडीशन आपकी ठीक नहीं है सर। ये हमारे बच्चों के लिए डी का आंसर है। अगली बात बताता हूँ। कह रहा सर अब स्ट्रेट अवे कोई भी अगर एनआरआई है तो हम वहां पर, या कोई भी इंसान इंडिया के बाहर से पैसा लगा रहा है तो मैं उसको मना कर देता हूं साफ साफ कि भाई एग्रीकल्चरल, प्लांटेशन और रियल एस्टेट एक्टिविटी और प्रिंट मीडिया तेरे लिए बैन है। क्या ये ट्रू है? कह रहा सर बिल्कुल ट्रू है। उनको इन सेक्टर्स में पैसा नहीं लगाने देंगे। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। कह रहा सर अगली बात पे आता हूं। कह रहे सर हमने बहुत बार देखा शेड्यूल 7 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019। एक इंसान इंडिया के बाहर है तो ऐसा जरूर हो सकता है कि वो इंडियन स्टार्टअप कंपनी में पैसा लगा सकता है। कह रहा ठीक है, पैसा लगाना है तो कितना? फॉर एन अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर इन अ सिंगल ट्रांच, ऐसा आपने पढ़ा। तो मुझे ये जानना है जब हम स्टार्टअप कंपनी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है?
क्या स्टार्टअप कंपनी का मतलब कोई बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है, क्या कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, क्या है? Sir, startup company always mean a private company which has been incorporated under the Companies Act 2013 और जिसको DPIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्ट्रेट अवे रिकॉग्नाइज भी किया हो। आपके बोल देने से वो स्टार्टअप नहीं हो जाएगा, पहले स्टार्टअप की डेफिनेशन में आना सीखो। एंटरप्रेन्योर बन सकते हो आप। मेरा मूड किया कोई बिजनेस करने का, मैंने समोसे की रेडी शुरू कर दी, मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं, पर वो स्टार्टअप नहीं है। पहले स्टार्टअप की डेफिनेशन को समझना जरूरी है। अगली बात पे आता हूं। कह रहे सर एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उसने पैसा लगाना है अदानी में। ओह! अदानी में सर, जैसे फेसबुक में रिलायंस ने सॉरी रिलायंस में फेसबुक ने पैसा लगा दिया, ठीक इसी तरीके से। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा अप्रूवल लिया इन भाई साहब ने, पर धीरे-धीरे टाइम बीतने के बाद कह रहे सर अब चीज़ें ऑटोमैटिक रूट में आ जाती हैं। पहले आपको अप्रूवल रूट से आप आ रहे थे, पहले क्या था पैसा लगा रहे थे तो हम अप्रूवल रूट में थे। ओके, कह रहे सर अब सरकार ने चेंज करके इसका ऑटोमैटिक रूट कर दिया। पहले आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत थी, आज आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो ऑटोमैटिक रूट में आ गई क्योंकि आपको टाइम बहुत लग गया। तो क्या अब वो इन्वेस्टमेंट जो आपने मेंटेन कर रखी है, उस पर एक मैक्सिमम लिमिट है, तो क्या आपको एक फ्रेश अप्रूवल लेना पड़ेगा? नहीं सर, नहीं। सो फार अगर आप लिमिट के अंदर हैं और अगर किस्सा ऑटोमैटिक हो चुका है, तो अप्रूवल खेल खत्म। जब अप्रूवल की ज़रूरत थी, तब अप्रूवल ले लिया, समझ में आता है। आज अगर अमेंडमेंट आ गई, अप्रूवल हट चुका है, तो ज़रूरत नहीं है सर। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यार अब इनमें से कौन से एरियाज में स्ट्रेट अवे आपकी जो एफडीआई है उसको लेकर आना मना है? सरकार ने बैन कर दिया कि इन एरियाज में बिल्कुल भी किसी तरीके से भी एफडीआई नहीं आनी चाहिए। मतलब कि सर हमने कह दिया बैन है, बैन है, बैन है, मना है, मना है, मना है। ओके सर, लॉटरी बिजनेस में फुकरे फुकरे मूवी की तरह नहीं सर, यहाँ नहीं आ सकती। गैम्बलिंग बेटिंग भी नहीं हो सकती। चिट फंड, अनुराधा चिट फंड कंपनी हेरा फेरी में पैसे लेकर भाग गई थी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब के सब क्या है? प्रोहिबिटेड है। बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा मान लो कि सर जब भी ऑल ऑफ द अबव दिखा तो यही आंसर है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। इनमें से कौन अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिजिबल इन्वेस्टी अंडर एफडीआई, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्वेश्चन हमने यहाँ पर गलती से रिपीट भी कर दिया। सर एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पर आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँ, तो लॉटरी बिज़नेस, गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग डेवलपमेंट ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स की अगर मैं बात करूँ, रियल एस्टेट की कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस की बात करूँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, सिगरेट, टोबैको, ये तो सरकार ने लाइसेंस देना ही बंद कर दिया काफ़ी टाइम पहले। आखिरी लाइसेंस मेरे हिसाब से शायद आईटीसी को मिला होगा ये। जिस लेवल पर आईटीसी चल रहा है। उसके अलावा सर जो भी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं है, यानी कि जैसे रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं है तो एफडीआई भी नहीं आ सकती। कह रहा अब इसके बाद ये आंसर ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन हमने दोबारा से डिस्कस कर लिया, कोई बात नहीं, चलता है। इनमें से किस सेक्टर में 100% इन्वेस्टमेंट एफडीआई में अलाउड नहीं है? सर 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। हाँ, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल अलाउड है सर। है। इसके अलावा पेट्रोलियम में, कॉफी प्लांटेशन में, सर पेट्रोलियम में, यस पेट्रोलियम में क्या अलाउड है? हाँ, पेट्रोलियम नेचुरल गैस में अलाउड है सर। पेट्रोलियम रिफाइनरिंग की अगर मैं बात करूँ अलाउड है, ठीक है। कॉफी की बात कर लेते हैं, कॉफी कूफी ले लो यार थोड़ी सी। कॉफी प्लांटेशन में अलाउड है 100%। सर स्मॉल आर्म्स एंड एम्यूनिशन, हथियार वथियार बनाने हैं सर, क्या वहां पर अलाउड है क्या? मैंने कहा नहीं। इट इज द ओनली प्लेस। देखो अब मेरे को 3 का तो पता है, इसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक, हाँ, ये एलिमिनेशन टेक्निक होती है जब आप ये समझ जाते हो कि भाई इन 3 में तो आंसर नहीं है। अगर यही पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो इसने लिखा है, अगर यही रिफाइनिंग दैट इज डन बाय पीएसयू विदाउट एनी डिसइन्वेस्टमेंट और डाइल्यूशन ऑफ द डोमेस्टिक इक्विटी, तो कह रहा सर वहां पर फिर से 49% आ जाता है। तो सर ये याद रखना पड़ता है। सिर्फ जो अलग अलग वाले हैं उन्हें याद करना होगा, बता दूंगा कैसे करना है, कोई बहुत डिफिकल्ट वाली बात नहीं। ठीक है, अगली बात पे आता हूँ सर, स्मॉल आर्म्स एंड डिमिन्यूशन। क्या सर अब अगले क्वेश्चन पे चलो। सर पर एक आधा ऐसा भी सिनेरियो निकल कर आता है जब 100% एफडीआई हम लोग अलाउ कर देते हैं। ओके, कहाँ? कंस्ट्रक्शन में। हाँ, वही है हमारा अगला क्वेश्चन। 100% एफडीआई इज अलाउड इन द कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सच सम कंडीशंस। इनमें से क्या एक कंडीशन नहीं है? कह रहे सर फॉरेन इन्वेस्टर विल बी परमिटेड टू एग्जिट और रिपैट्रिएट कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, पर उसका पैसा लॉक इन पीरियड में रहेगा 3 इयर्स तक के लिए। भाई ठीक बात है, ठीक बात है।
आपकी जो इंडियन कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड प्लॉट्स को बेचने की बात करेगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो भी कंसर्न्ड है वो बिल्डिंग को अप्रूव करेंगे, जैसे हम कहते हैं नक्शा पास करवाना, है ना। हाँ, ये भी ठीक है सर। कह रहा अगली कंडीशन है इन्वेस्टर कंपनी, यानी कि बाहर की जो इंडिया के बाहर की कंपनी है, दैट शैल बी, जो पैसा लेकर आ रही है, दैट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग ऑल द अप्रूवल। अच्छा, जितने अप्रूवल चाहिए होंगे वो बाहर की जो अंग्रेज कंपनी है वो लेगी नहीं सर, इट इज द इंडियन इन्वेस्टी कंपनी। वो कहेगा मेरे को क्या पता, इंडियन इन्वेस्टी कंपनी जो है वो ये सारे काम करती है। आपने देखा गूगल ने अलग तरीके से फंक्शन करना शुरू कर दिया, वो आपको मैप्स को अपग्रेड करके। तो गूगल नहीं आता है भाई, गूगल इंडिया में जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा वही यहाँ के सारे लॉज देखेगा। बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में यही होता है। बाहर की कंपनी कभी भी ये कंप्लायंसेस अपने सिर पे नहीं लेगी। अगली बात पर ले आता हूं, तो सर आंसर क्या है, आंसर इज डी, ये आपका जवाब है। अगली बात पे आता हूं, कह रहा सर अगर हम लोग कभी भी बात करते हैं इंडस्ट्रियल पार्क की, हाँ, तो कह रहा है इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब क्या होता है। आपने इंडस्ट्रियल पार्क में एक टर्म यूज कर दी आकर, एलोकेबल एरिया। अगर हम लोग प्लॉट की बात करते हैं, डेवलप लैंड की बात करते हैं, तो नेट साइट एरिया यहाँ जितना अवेलेबल है कॉमन फैसिलिटीज को छोड़ के, बिल्ट अप स्पेस, फ्लोर एरिया एंड बिल्ट अप स्पेस फॉर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग कॉमन फैसिलिटीज। इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द डेवलप्ड लैंड, अगर दोनों चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं तो नेट साइट वाला भी इंक्लूड करेंगे, और जो आपने साइट एरिया है मेनली उसको छोड़ देते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द। अगली बात पे आता हूं सर, अब इनमें से विच इज नॉट अ कंडीशन फॉर एफडीआई इन सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग। कह रहे सर सिंगल ब्रांड क्या होता है, कुछ ऐसी जगह, जैसे अगर आप Amazon पे जाओगे तो वो दुनिया जहान के प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट्स को सेल करेंगी। फॉर एग्जाम्पल प्यूमा, फॉर एग्जाम्पल एप्पल की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां बोट के प्रोडक्ट्स नहीं दिखने वाले। कह रहा सर अब इसमें से क्या एक कंडीशन नहीं है, प्रोडक्ट टू बी सेल्ड ऑफ सिंगल ब्रांड, बिल्कुल। प्रोडक्ट्स अंडर द सेम ब्रांड इंटरनेशनली, बिल्कुल सर। कह रहा अब अगला फंडा एक और निकल कर आता है जो कि है थोड़ा सा बढ़िया टाइप की कंडीशन, प्रपोजल जिसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है बियॉन्ड 51%, सोर्सिंग 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, जो आपकी इंडिया से होनी चाहिए, प्रेफरेबली एमएसएमई से होनी चाहिए। कह रहा और 30% लोकल आउटसोर्सिंग नॉर्म। सर पता नहीं क्या बोले जा रहा है ये, हैं ऐसा नहीं पता चल रहा, ओहो, कोई बात नहीं। कह रहा सर अगली बात को समझ लेते हैं। कह रहा एस बी आर टी एंटिटी ऑपरेटिंग थ्रू ब्रिक एंड मोर्टर ऑल्सो अंडरटेक द रिटेल ट्रेडिंग। पता नहीं सर क्या बोले जा रहा है, ये तो हमारे तो सिर के ऊपर से निकल रहा नहीं है यार। पता नहीं इतने बड़े बड़े पॉइंट कब से आने लग गए, ये चारों के चारों ही। अगर मैं ऑप्शन ई लेता हूं, मुझे यही बताना है आपको कि बड़ा ऑप्शन भी पेपर में आ सकता है, उससे डरना नहीं है। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं अगर कभी भी एफडीआई आती है फॉर अ सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट, दैट इज द रिटेल ट्रेडिंग। अच्छा, अब अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, अब जैसे सिंगल ब्रांड है, वैसे मल्टी ब्रांड भी होता है, और ड्यूटी फ्री का भी फंडा होता है। ड्यूटी फ्री का हमारे को वो बताओ, नहीं पढ़ते नहीं है, रैपिड रिवीजन है भाई। अब ऐसे ही फार्मास्यूटिकल्स की अगर मैं बात करूं तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर दो रास्ते आते हैं, एक आता है ग्रीन फील्ड और एक आता है स्ट्रेट अवे आपका ब्राउन फील्ड। कह रहा सर ग्रीन फील्ड में कितनी आपकी एफडीआई अलाउड है अंडर द ऑटोमेटिक रूट। दोनों में जाते जाते भाई अगर हम लोग बात करें, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं कि आपके पास एंट्री रूट में ग्रीन फील्ड में तो स्ट्रेट अवे आपके पास 100% अलाउड है, और अगर ब्राउन फील्ड की अगर मैं बात करूं ऑटोमेटिक रूट के अंदर, ऑटोमेटिक के अंदर इट इज अलाउड स्ट्रेट अवे अप टू 74%। आंसर इज ए, ये फार्मास्यूटिकल में होता है। ओ ठीक है सर। अब देखो थोड़ी सी और बात करते हैं, थोड़ी सी और, इतने में तो हमने चैप्टर रिवाइज कर लिया था, क्वेश्चन नहीं खत्म हो रहे हैं यहाँ। सर फिर से खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, बड़ा सा टॉपिक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। देखो यार, इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करने होते हैं अगर आप सबमिट कर रहे हो फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ गिफ्ट। इंडिया का एक इंसान इंडिया के बाहर किसी एक बंदे को गिफ्ट के फॉर्म में क्या कर रहा है, इंडियन कंपनी के कुछ शेयर्स दे रहा है। कह रहा है सर अब इंडियन कंपनी को हो या किसी भी कंपनी के हो, इंडिया का बंदा इंडिया के बाहर दे रहा है, तो कह रहा है सर इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम सीए, ताकि वो ये बता दे आपको कि भाई आपकी जो प्राइसिंग मेथोडोलॉजी है वो बिल्कुल ठीक है, क्या सर।
सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंडियन कंपनी, जो ये सर्टिफाई कर देगी कि हाँ भाई अगर हमारे शेयर्स इंडिया के बाहर किसी को जा रहे हैं तो हमारी जो एफडीआई की लिमिट है, क्योंकि अब क्या होगा, आपकी ओनरशिप इंडियन रेजिडेंट से हटके एनआरआईज के पास चली जाएगी। तो हमें ये भी देखना होता है कि हम सेक्टोरल कैप्स में आ रहे हैं, हम अपनी लिमिट को कहीं ब्रीच तो नहीं कर रहे हैं। एक डिक्लेरेशन, डोनी, डोनी कौन है, रिसीवर, जो इंसान रिसीव कर रहा है वो ये डिक्लेरेशन देगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर शेयर्स पार्टली पेड अप भी हैं तो बचा हुआ पैसा मैं दूंगा, और अगर कोई भी कॉल्स इन एरियर्स भी आ जाते हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारा भाई बैठा है सब देख लेगा। ठीक है, ठीक है। कह रहा सर अब ऐसे ही, कह रहा सर ये आ गया इन केस ऑफ शेयर्स ऑन अ कंपनी विच आर नॉट लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, प्राइस उससे लेस नहीं होना चाहिए जिस पे राइट इशू। कह रहा सर ये कंडीशन नहीं, क्योंकि ये कंडीशन सर्टेन केसेस में, राइट इशू और बोनस इशू के केस में ये कंडीशन आती है। तो ऐसा सिर्फ तब हो सकता है मेरे दोस्त जब आपने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है। अकॉर्डिंगली अगर हम यही बात थोड़ी सी और घुमाकर करते हैं, तो अगर कोई कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर्स देना चाहती है, ठीक है, अब देखो, नीड्स नॉट टू बी, इनमें से क्या हमें कंप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, who wants to issue sweat equity shares to the employees of holding company straight away outside India, इंडिया के बाहर जा रहे हैं अब आपके शेयर्स। कह रहा ओके, कह रहा सबसे पहली बात आपकी स्कीम से अभी सर सेबी को फॉलो कर रही हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कंपनी एक्ट को फॉलो कर रही हो। आपने जो ईसोप बनाए हैं वो नॉन रेजिडेंट डायरेक्टर्स को दिए हैं एज पर द सेक्टोरल कैप, बिल्कुल सही कंडीशन है सर, सेक्टोरल कैप का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कह रहा सर ठीक है, कह रहा इसके अलावा आपने सेक्टोरल कैप का ध्यान रख लिया, कह रहा आपने ईसोप इशू किया एप्लीकेबल रेगुलेशंस के हिसाब से टू एन पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ बांग्लादेश पाकिस्तान शैल रिक्वायर स्ट्रेट अवे प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है भैया, अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी भी इंसान को शेयर इशू किए जा रहे हैं तो सरकार कह रही है पहले हमारे से पूछो, बिल्कुल पूछेंगे सर। कह रहा ठीक है, अब एक और चीज सर, एक मिनट, हाँ, हाँ, इशूइंग कंपनी शैल फर्निश द रीजनल ऑफिस, आपका जो रिजर्व बैंक का रीजनल ऑफिस है जो भी आपकी जुरिस्डिक्शन में आ रहा है वहां पर सर 120 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू आपको बताना होगा। गलत सर, यहाँ पर आपका जो टाइम लिमिट है वो 30 डेज का है, इसलिए ये कंडीशन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद, ये वाली है कंडीशन ही ठीक नहीं लिखी हुई। 30 डेज का टाइम पीरियड आपके पास होता है जब आपको आरबीआई को इस बारे में इन्फॉर्म करना होता है। ओह ऐसा क्या, हाँ, कह रहा सर चलो अब अगली बात पे आते हैं, अगली बात पे आते हैं। अब सर बहुत बार क्या होता है ना कि बाहर कोई बंदा है वो हमारे यहाँ पैसा लगाना चाह रहा है, ओके, बाहर कोई बंदा है वो हमारे यहाँ पैसा लगाना चाह रहा है, हाँ, जैसे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है, यूएस सिटीजन, उन्होंने, उनको इन्फोसिस कंपनी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा 1500 शेयर्स है मेरे पास, और इन्फोसिस ने स्ट्रेट अवे यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 10 रुपए का। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा सकता है, हाँ दिया जा सकता है। क्या सर, यस, बिल्कुल यस है। क्या रिपेट्रिएशन बेसिस पर कि 1500 शेयर का डिविडेंड ले ले वापस इंडिया में ही लगाइयो, नहीं सर, इट विल बी स्ट्रेट अवे ऑन नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पर, इंडिया में वापस उस पैसे को लगाने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही डीडीटी काट के देंगे आपको, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पहले ही काट के देंगे, 10 लाख से ऊपर हो गया तो टीडीएस तक काट के दे देंगे आपको, करते रहो सर, क्या दिक्कत है। अगली बात पे आता हूँ, ठीक है सर, अगली बात पे चलें। कह रहा है यस, एनआरआई ओवरसीज सिटीजन, बहुत सारे टॉपिक्स है और मुझे लगता है जैसे क्वेश्चंस बहुत बार हमारे कम पड़ जाते हैं। कह रहा है सर एक एनुअल रिटर्न सबमिट करनी होती है हर एक इंडियन कंपनी को जिसके पास भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन आया है पिछले साल में, आरबीआई के पास कौन से फॉर्म में आपकी एनुअल रिटर्न सबमिट की जाती है, ये बता दो बस। एनुअल रिटर्न, हाँ कुछ फॉर्म्स होंगे ना जो आपने याद किए होंगे कि सर ये वाले फॉर्म में हमारी ऐसी रिटर्न जाएगी, एफसीजीपीआर आपने देखा होगा, फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न, हाँ ऐसा भी कुछ देखा है आपने। अब कोई फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स की रिटर्न देखी होगी, हाँ, आपने एफसीटीआरएस देखा होगा, एफसीटीआरएस क्या होता है, फॉरेन करेंसी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे रिटर्न होती है। उसके अलावा सर आपने डीआरआर देखा होगा, सर डीआरआर, हाँ डीआरआर क्या होता है सर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व नहीं, डिपॉजिटरी रिसीट रिटर्न। तो आपके पास एफएलए, फॉरेन लायबिलिटी एंड एसेट, एफएलए रिटर्न कहते हैं, आपको ट्रेनिंग में करने को मिलेगी और बहुत अच्छे से इसे करना, ठीक है, दिस इज योर एनुअल रिटर्न। अगली बात पे लेके चलता हूँ सर, ओडीआई का मतलब क्या होता है। ओ अब क्या हम अगले चैप्टर पे आ चुके हैं, जी हाँ, हम अगले चैप्टर पे आ चुके हैं, हम अगली बात पे आ चुके हैं। सर अगर हम लोग ओडीआई की बात करते हैं,
ओडीआई की डेफिनेशन की बात करते हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इनमें से क्या इंक्लूड होता है? क्या ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में हमारे इंक्लूड किया जाता है? देखो सर, क्या एक्विजिशन ऑफ कोई अनलिस्टेड इक्विटी कैपिटल आपने ले लिया हो एज अ पार्ट ऑफ किसी कंपनी के एमओए एओए ऑफ अ फॉरेन एंटिटी, आपने क्या करा, सब्सक्राइब कर दिया, आप सब्सक्राइबर टू एमओए बन गए, आता है, बिल्कुल आता है। 10% से ज्यादा आप किसी भी फॉरेन लिस्टेड एंटिटी का होल्ड करते हो, फॉरेन लिस्टेड एंटिटी का, हाँ वो भी पेड अप, कोई ऐसी जगह जहां पर आपके पास 10% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल हो और कंट्रोल भी हो, तो कह रहा सर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सर यस इट इज ऑल ऑफ द, इनमें से क्या डेफिनेशन ऑफ इंडियन एंटिटी फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं होता है? ओ हो सर, ये तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई भी इंडियन एंटिटी है उसको क्या क्या कहा जाता है, देखो कौन कौन से ऐसे लोग हैं पर्टिकुलरली हु आर रेडी टू इन्वेस्ट, हु आर रेडी टू डू ओडीआई। देखो इंडियन एंटिटी कभी भी चाहे तो उसका भाई अगर पैसे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो वो लैंड कर सकती है या इन्वेस्ट कर सकती है, कहाँ पर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में ऑफ फॉरेन एंटिटी, चाहे वो फंड बेस्ड है, नॉन फंड बेस्ड है, और स्ट्रेट अवे प्रोवाइडिंग ओवरसीज एसडीएस ऑफ सच इंडियन एंटिटी। कह रहे सर इंडियन एंटिटी ये काम कर सकती है, बट कौन कौन सी इंडियन एंटिटी? कंपनी कर सकती है, मैंने कहा कंपनी कर सकती है। एलएलपी कर सकती है, मैंने कहा बिल्कुल, बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है तो एलएलपी भी कर सकती है। पार्टनरशिप फर्म, मैंने कहा वो भी कर सकती है। कह रहा ठीक है, एलएलपी, मैंने कहा वो भी कर सकती है। कहता है ट्रस्ट, मैंने कहा ट्रस्ट आपका नहीं कर सकता, इट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज नॉट अलाउड ट्रस्ट को कि वो इंडिया के बाहर पैसा इन्वेस्ट करे। अच्छा सर, वो अप्रूवल लेने पड़ते होंगे ना? हाँ अप्रूवल लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमने देखा सर बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, ट्रस्ट हैं, पर इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात। यार अब इनमें से आपको क्या करना है, ये मैंने आपको सीक्वेंस दी है, ठीक है? मेरा सर 4 सीक्वेंस आपको यहाँ पर गिवन है। 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड, यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ। आपको ये बताना है डिटरमाइन द राइट सीक्वेंस। आपको बताना है सही सीक्वेंस क्या है। अगर हम लोग कभी भी ओडीआई इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, तो उसमें प्रोसीजर क्या रहने वाला है? कह रहा है अब सबसे पहली बात, जो भी इंसान है उसको क्या करना होता है, सबसे पहले फॉर्म नंबर एफसी को फाइल करना होता है, साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाकर अपने एडी बैंक को दे देना होता है। कोई दिक्कत आती है तो वो आपको अप्रोच कर देगा, और फिर उसके बाद आरबीआई के पास आपका फॉर्म चला जाएगा, वहां पर जाके स्क्रूटनी होगी वगैरह वगैरह। यार सर ठीक है, अब इसमें से मुझे ये बताओ सबसे पहले क्या आता है? मैंने कहा यार सबसे पहले तो फॉर्म नंबर एफसी आता है। एफसी दिख रहा है क्या हमारे को कहीं? कह रहा नहीं नहीं सर, एफसी तो नहीं दिख रहा। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। मैंने कहा अब एफसी की जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एफसी का जो डॉक्यूमेंट है वो उठाकर हम आरबीआई के पास भेज देते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? कह रहा नहीं। कह रहा कोई बात नहीं। कह रहा आपके पास जो आपका डेजिग्नेटेड एडी बैंक है वो एप्लीकेशन को सबमिट कर देगा, और उसके बाद एक ट्रांजेक्शन नंबर जो जनरेट होगा वो आपको लाकर रख देगा। ठीक है। कह रहा सर अब उसके बाद, मैंने कहा उसके बाद क्या? सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रपोजल के साथ सबमिट हो जाएंगे, जैसे कि आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, उसकी वजह, और ऑब्जर्वेशंस जो भी ट्रांजैक्शन के अंदर आपको दिखी हैं। कह रहा ओके। कह रहा सर उसके बाद आती है स्ट्रेट अवे प्रपोजल। प्रपोजल कहाँ सबमिट करा हम लोगों ने? और उसके बाद हमारी आती है रिकमेंडेशंस जो एडी बैंक हमारे को देगा, और रिकमेंडेशंस के बाद हमारे पास आता है, रिकमेंडेशंस के बाद हमारे पास आता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके बाद वैल्यूएशन सर्टिफिकेट अगर वो अप्लाई हो रहा है, देन बाकी के डॉक्यूमेंट्स, और आखिरी में ये हमारा लास्ट स्टेप है सर, पॉइंट नंबर 1। मैंने कहा ठीक है। अच्छा लास्ट में आरबीआई के पास आपके प्रपोजल को हम सबमिट कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, इससे पहले क्या हुआ? कह रहा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओ, कह रहा कोई भी इंसान अगर क्या करना चाहता है, एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है, तो इंटेंडेड टू मेक एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट, उसे फॉर्म नंबर एफ सी फाइल करना होगा। ये है आपके सबसे पहला आपका स्टेप, यानी कि 2। और यहाँ पर फिर 2 के बाद जो डेजिग्नेटेड एडी बैंक आपका है, 2 के बाद आएगा 4। 4 के बाद आपका स्ट्रेट अवे आता है, ये तो एंड में आएगा, 3 1। यहाँ पर लिख लेना साइड पे, तो आंसर इज 2431। एक और चीज बताता हूँ, पेपर में अगर गलती कर रहे होंगे, बाकी सब अलग अलग चल रहे होंगे, एग्जामिनर जो वेरी क्लोज टू आंसर है उसके 2 ऑप्शन आपको देता है, 2413 2431, बाकी सब अलग अलग चल रहे हैं। तो आपका आंसर क्या है? 2431। ओके, ऐसा क्या? हाँ, आगे ले चलता हूं मित्रों। इनमें से क्या एक तरीका है जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को करने के लिए यूज करते हैं?
इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है, तो इनमें से क्या एक तरीका है, दैट मीन्स मोड ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है? सर ऑल ऑफ द अबव कैसे? कैसे भाई? सर ऑल ऑफ द अबव आप ऑल ऑफ द अबव लिखते हो तो ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखो वो गलत भी हो सकता है। बाय रेमिटेंस मेड थ्रू द बैंकिंग चैनल बिल्कुल सही है। जो पैसा आपके भाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से जितने भी आपने अकाउंट्स खुलवाए हैं उनमें रखा हुआ है, बिल्कुल सही है। सिक्योरिटीज को स्वैप कर लेना बिल्कुल सही है सर। एडीआर जीडीआर का कोई पैसा है, स्टॉक स्वैप का कोई पैसा है, ईसीबी का कोई पैसा है जो आपने फेमा के प्रोविजंस के हिसाब से किया है, उसको भी ओडीआई कर सकते हो। कह रहे सर तो आंसर इज ऑल ऑफ द अब। कह रहे सर अगली बात पे आता हूं। यार अब इंडियन एंटिटी की अगर मैं बात करूं, कोई भी इंडियन एंटिटी है तो वो इंडिया के बाहर कौन सा ऐसा एक अकाउंट है, ठीक है, फॉर में ओपन होल्ड मेंटेन डैश टाइप ऑफ अकाउंट फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग ओडीआई। ओके, एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कौन सा करेंसी अकाउंट इस रेगुलेशन के हिसाब से कौन सा अकाउंट वहां पर खोला जा सकता है? एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट, एफसीआरए अकाउंट या एफसीए अकाउंट? आंसर इज एफसीए अकाउंट, जिसके बारे में आपने इकलौता ही होगा जिसके बारे में इस सिनेरियो में आपने पढ़ा होगा। यार अगली बात पर आता हूँ। टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट अगर हम लोग बात करें कि आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, एक इंडियन एंटिटी है इंडिया के बाहर पैसा लगाना चाहती है, तो वो पैसा कितना हो सकता है? इन ऑल द फॉरेन एंटिटीज जहां पर भी आपने पैसा लगाया है, टोटल कितना हो सकता है? शैल नॉट एक्सीड डैश ऑफ इट्स नेटवर्थ। मेरी नेटवर्थ अगर मैं एक इंडियन एंटिटी हूं भैया, सब कुछ मिलाकर अपनी नेटवर्थ का कितना पैसा मैं इंडिया के बाहर लगा सकता हूं? 100%, 200%, 300%, 400%? ये भी बहुत आसान है क्योंकि इसके अलावा आपने एक सिंगल टर्म ही यहां पर पड़ी है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, 400%। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हो रही है तो काम कर, क्योंकि देखो गड़बड़ नहीं करनी है। रिवीजन में अगर पंगा है तो ही ऐसा होता है। जो टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट है इंडियन एंटिटी की, सर बुक कौन सी देख रहे हो? अब तुम्हारे मॉड्यूल के अलावा कहीं नहीं जाता मैं। इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल दिया उसके बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, ना इंस्टीट्यूट खुद जाएगा उसके बाहर। एक्सेप्शंस आर देयर। यार अब देखो टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट इंडियन एंटिटी की जितनी फॉरेन एंटिटीज हैं सबको ले लूं तो मैक्सिमम 400% ऑफ नेटवर्थ हो सकती है एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। इससे आपकी नेटवर्थ चेक कर लूंगा सर, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हो सकता है सरकार इसे चेंज भी करती रहती। ठीक है, ओके। क्या सर एडीआर जीडीआर इशू कर दिया हो आपने? कोई बात नहीं, वो इशू करके पैसा ले आए ना तुम। एडीआर जीडीआर इशू करके पैसा ले आए ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अब एक बात बताऊं? हाँ बताओ। सर ये जो आपने क्वेश्चन लिखा ना, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। अरे बेटा वो समझाने के लिए है, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए है, ताकि तुम लोग गलती ना करो। तुक्का मत मारो यार। मैं जानता हूं तुम लोग मेरा मेथड पकड़ चुके हो, पर कोई बात नहीं, तुक्का फिर भी मत मारो। अगली बारी से ऑल ऑफ द अबव में एक भी आंसर नहीं लिखूंगा। देखो, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जिसने ओडीआई करी है और फाइनेंशियल कमिटमेंट करी है, कह रहा सर शैल नॉट रिपोर्ट विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग। उसे ओडीआई करने के बाद भी आरबीआई को बताने की जरूरत नहीं है। इनमें से क्या बताने की जरूरत नहीं है? कह रहा सर फाइनेंशियल कमिटमेंट बताने की जरूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ सेंडिंग रेमिटेंस और मेकिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। ओह, शैल नॉट रिपोर्ट क्यों लिख दिया यार मैंने? ही नीड्स टू रिपोर्ट दैट। ये सब तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्या सर? हाँ, ये सब तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। नॉट हटाना पड़ेगा। हाँ, अब हटा दिया ना, अब ठीक है। इनमें से क्या उसे रिपोर्ट करना होगा? कह रहा सर जब भी वो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल कमिटमेंट करता है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा फाइनेंशियल कमिटमेंट आपने कर दी सामने वाले को। मैंने कहा ओके। कह रहा जब आपने उसे पैसा भेजा या स्ट्रेट अवे आपने फाइनेंशियल कमिटमेंट करी, इसमें से जो भी पहले हुआ इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना, रिपोर्ट बनाकर आरबीआई को दे देना। आपने कहीं पैसा लगाया हुआ था इंडिया के बाहर, आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी विद इन 30 डेज। आपने रीस्ट्रक्चरिंग कर दी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, और ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव मित्रों, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यार अब जो भी इंसान पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है वो ओडीआई इन्वेस्टमेंट कर सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज? रियल एस्टेट में कर सकता है? नहीं। गैम्बलिंग कर सकता है? नहीं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट में कर सकता है? नहीं कर सकता सर, अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन आपको दे दिया उसने, मैं कहता हूं चलो इसको काट के एफएमसीजी कर लो। इसको काट के आप कहो कि भाई
इनमें से कहीं भी ये 3 एक्टिविटीज़ ऑल्दो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और बैंकिंग एनबीएफसीज़ रिलेट करते हैं कहीं न कहीं, पर आपने बैंक के शेयर्स में पैसा लगा रखा है। मैं कहता हूँ सिक्योरिटीज़ में आपने पैसा लगा दिया। ये आंसर फिर चल जाएगा, पर ये 3 अगर दिख जाएँ गलती से भी तो इट्स अ स्ट्रेट नो। बेटा क्वेश्चंस तो और आगे भी हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ये जो बचे हुए थोड़े से और क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग मतलब मैं सॉल्व करके दूँ, तुम लोग खुद पढ़ो और अपना दिमाग लगाओ। क्योंकि पेपर में मैं साथ नहीं जाऊँगा। काश मैं साथ चलूँ पेपर में, पर नहीं जा सकते, क्या करें? दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आज के लिए इतना ही। जल्दी से मिलते हैं अगली क्लास में। स्टे ट्यून्ड। इसके आंसर सर बचे हुए कि अरे मार्क होके मिलेगा सब, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब मार्क होके मिलेगा। Okay, sir. Okay. Bye bye. Stay tuned at CS.